जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लास्ट सेशन है ये। आज ख़त्म कर देंगे अपन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं अपन कि पिछले वाले सेशन में अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले एक चीज़ देखी थी अपन ने कि अपना जो ये रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट हो रहा है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये क्यों डिप्लीट हो रहा है। पहला कॉज अपन ने देखा था कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से फॉरेस्ट डैमेज हुए। दूसरा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। तीसरा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्राइबल्स वगैरह फॉरेस्ट क्लियर करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। चौथा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे डैम्स वगैरह, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हाईवेज़, इनके लिए भी फॉरेस्ट काटे जाते हैं। पांचवा था माइनिंग। माइनिंग की वजह से फॉरेस्ट भी काटे जाते हैं और फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट होता है। और लास्ट था अदर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, जैसे हंटिंग, पोचिंग वगैरह वगैरह, ये कॉजेज थे। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि इसका इम्पैक्ट किस किस पे है। तो इम्पैक्ट अपन ने देखा था कि एक तो लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ट्राइबल्स की, वो ख़त्म होती जा रही है। ट्राइबल्स की रहने की जगह ही ख़त्म होती जा रही है, तो कल्चर कहाँ से बचेगा। दूसरा अपन ने देखा था इम्पैक्ट ऑन पुअर, कि ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं, जहाँ पहले नहीं आती थी वहाँ आ रही हैं। ज़्यादा ड्राउट्स, सूखा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, गरीब लोग ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं। और गरीबों में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है इम्पैक्ट ऑन विमेन, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई इम्पेक्ट हो रही है, उनको घर पे रह के केयर जो माँ कर सकती है वो अब काम में लगी हुई है, तो उनकी केयर नहीं हो पा रही है। और लास्ट अपन ने देखा था कि इसको कंजर्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ा था अपन ने, जो गवर्नमेंट ने लागू किया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया, 1972 में। दूसरा अपन ने देखा था कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किए गवर्नमेंट ने, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। तीसरा अपन ने देखा था कि स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स चलाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। ये सब अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आज का अपना सबसे पहला टॉपिक है टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उनको ज़्यादातर ओन और मैनेज करती है गवर्नमेंट, अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर कोई और अदर डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो देखो। एक कैटेगरी है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड। अब ये क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। देखो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है, एक तो हमारे यहाँ पे जितने भी टोटल फॉरेस्ट हैं उसका मोर देन हाफ क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है, प्रोटेक्टेड है, ऑलमोस्ट 1/3। और अनक्लास्ड जितने भी रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड से बच गए, जितने भी अदर फॉरेस्ट हैं और वेस्ट लैंड्स हैं, उन सबको अपन क्या बोल देते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अच्छा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि कोई फर्दर डिप्लीशन ना हो, कि जितनी काट लिया गया, जितना डिग्रेडेशन डिप्लीशन हो गया उतना हो गया, लेकिन अब आगे से इसको और ज़्यादा डिप्लीट ना किया जाए, ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए।
अनक्लास्ड फॉरेस्ट में बेसिकली ये है कि मैनेजमेंट बढ़िया रहे, बाकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं होता। अच्छा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। लोकल पीपल की एंट्री अलाउड ही नहीं है। लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि अलाउड है परमिशन के साथ। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है, सब कुछ अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी रिजर्व्ड फॉरेस्ट और वही मैनेज करेगी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट और मैनेज कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये मजे की चीज़ है, इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज मिल के मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स सब मिल के मैनेज करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये जो जैसे इंडिया का मैप लगभग कुछ ऐसे है नीचे से, ये वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ज़्यादातर क्या मिलेंगे? ये जो अपनी बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें से यूपी निकाल दो बस। ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे क्या मिलेंगे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अच्छा, जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये वाला पोर्शन और थोड़ा बहुत गुजरात का हिस्सा, यहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं अपने अनक्लास्ड फॉरेस्ट, और बचे कुचे में क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अच्छा, अब देखो मजे की बात, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। परमानेंट फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है? देखो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? फोर्थ पॉइंट देखो, स्टेट गवर्नमेंट। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट को और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, दोनों को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये लीगली प्रोटेक्टेड है। और इनको अनक्लास्ड को कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट और लोकल इंडिविजुअल्स मिलके, लोकल कम्युनिटीज मिलके। मतलब इनको कोई ऐसी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। लोकल कम्युनिटी जब तक प्रोटेक्ट कर रही है, कल से प्रोटेक्ट करना बंद कर देगी तो फिर इनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, इनकी कोई परमानेंसी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, इसलिए रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। ये याद रखना। दे आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। अच्छा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट इतना क्यों बचा के रख रही है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है, जैसे टिम्बर वगैरह मिल जाएगी। जितना भी मतलब फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, टिम्बर हो चाहे हनी हो, जो कुछ भी फॉरेस्ट से मिल सकता है वो सब कुछ इन फॉरेस्ट से मिलता है। दूसरा, प्रोटेक्टिव रीजंस भी हैं कि अगर इकोसिस्टम बढ़िया रखना है तो हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना पड़ेगा। आगे देखो, ये एक मैप दे रखा है। हालांकि ये बहुत अप्रोप्रिएट मैप नहीं है, क्योंकि इसमें अनक्लास्ड को मार्क ही नहीं किया हुआ। अनक्लास्ड मिलता है नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ पार्ट में, और गुजरात के कुछ पार्ट में। लेकिन एक फैक्ट जो बुक वाला है, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इज लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट का एग्जिस्ट करता है। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 75% एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज परमानेंट फॉरेस्ट। और परमानेंट क्या था? रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड, दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। ये प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग गलत है, अब सही है। हाँ, आगे देखो, अब है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि भैया कम्युनिटीज का क्या रोल रहा है और किस तरह से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इन्होंने अलग अलग काम किए हैं, और क्या क्या काम किए हैं वो अपन देखने वाले हैं। देखो, इंडिया में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम हर चीज़ में भगवान ढूंढ लेते हैं, चाहे फिर वो पत्थर हो, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हों। जैसे अपने यहाँ पे पीपल का जो पेड़ है उसको पूजा जाता है, तुलसी का जो पेड़ है उसको पूजा जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली ये देखा गया कि लोकल कम्युनिटीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया इस नेचुरल हैबिटेट को, इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए। गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। अगर एक जो बहुत कॉमन और बहुत फेमस मूवमेंट है वो है चिपको मूवमेंट, जो अब हम सब ने ऑलमोस्ट कभी ना कभी सुना ही है। अगर नहीं सुना है तो आज देखेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ ने, लोकल इंडिविजुअल्स ने पार्टिसिपेट किया है। इन सब को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ कम्युनिटीज़ ने मिलके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट किया। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में कुछ विलेजेस ने मिलके फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम किया। सेक्रेड ग्रुप्स, ये तो बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पे सब चीज़ को भगवान मानते हैं, तो सेक्रेड ग्रुप्स में क्या होता है कि कुछ पेड़ जिनको भगवान माना जाता है, जैसे पीपल, तुलसी, उनको लोग काटते नहीं, उनको लोग प्रोटेक्ट करते हैं। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, ये अभी अपन बात कर ही रहे थे, इस पर अपन बात करेंगे आगे डिटेल में। बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड मूवमेंट, सेव द सीड मूवमेंट, ये अपन आगे देखेंगे। नवदन्या, और फिर गवर्नमेंट ने भी एक चलाया प्रोग्राम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये अपन आगे देख रहे हैं डिटेल में। देखो एक एक करके। सबसे पहला क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ के विलेजर्स जितने भी गांव वाले थे आसपास वाले, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास क्या है, माइनिंग शुरू होने वाली थी, माइनिंग शुरू होने वाली थी। इस माइनिंग के अगेंस्ट में वहाँ जितने भी आसपास के विलेजर्स थे, दे फॉट अगेंस्ट इट, इन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की और ये कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस सरिस्का टाइगर रिजर्व को लीगली प्रोटेक्शन मिली हुई है, ऐसे कैसे आप माइनिंग कर सकते हो, ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो इसको। और इसके आसपास बहुत सारे एरियाज में विलेजर्स आर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स एंड रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि आसपास के एरियाज में से माइनिंग कर लें, तो विलेजर्स खड़े हुए हैं, विलेजर्स रोक रहे हैं। विलेजर्स ने कहा है कि नहीं, यहाँ माइनिंग नहीं होगी, यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जी जान से प्रोटेक्ट करेंगे। आगे देखो, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान है शेरों का राज्य। अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी 5 गांव के लोग मिले और इन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको भैरव देव दक्कव सोनचरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया। भैरव देव दक्कव सोनचरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया और इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। खुद से बैठ के इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। भैरव देव दक्कव सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया भैरव देव दक्कव सोनचरी, और इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिसमें इन्होंने कहा कि हंटिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई बाहर से आके एनक्रोच नहीं करेगा, इस जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात है। आगे देखो, चिपको मूवमेंट, ये तो बड़ा फेमस मूवमेंट है, हिमालयाज में चला ये 1970s के आसपास एक मूवमेंट चला, चिपको मूवमेंट। एक्चुअली हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हिमालयन स्टेट्स में पेड़ काटने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने पेड़ों को हक किया और बोला कि या तो पेड़ नहीं काटोगे, नहीं तो हमें भी इनके साथ काट दो। इसका जो मेन कैरेक्टर है, जिस आदमी ने इस मूवमेंट को शुरू किया, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। फोटो में यही है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने ये शुरू किया और फिर पूरे विलेजर्स ने इनको ज्वाइन किया, एंड द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड एनसर्कल्ड देम टू प्रिवेंट बीइंग हैग्ड। लोगों ने पेड़ों को हक किया और ये कहा कि या तो पेड़ मत काटो, नहीं तो हमें भी इनके साथ काट लो। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। और दिस ऑल्सो शोड दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, फिर इन्होंने ऐसा ही नहीं कि पेड़ ही बचाए, फिर उसके बाद इन्होंने एफोरेस्टेशन भी किया, पेड़ लगाना भी शुरू किया, इंडिजिनियस स्पीशीज को प्रमोट करना भी शुरू किया। और आज जिस एरिया में ये मूवमेंट हुआ, उस एरिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है ये। फोर्थ देखो, बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड मूवमेंट, सेव आवर सीड मूवमेंट। ये चला टेहरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक जगह है टेहरी, वहाँ पे 1980s में चलाया ये विजय जारधारी ने। ये क्या है, ये प्रमोट करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है ये। अगला है नवदन्या। नवदन्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए प्रोग्राम है। प्लस ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का बिल्कुल यूज़ नहीं होता, सब कुछ नेचुरली किया जाता है उस फार्मिंग में। तो ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। और ये सिर्फ फार्मर्स को हेल्प नहीं करते हैं, फार्मर्स को हेल्प करते हैं मार्केट में, जैसे कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, किस मंडी में बेचना है, उस सब के लिए भी हेल्प करेंगे।
प्लस क्वालिटी ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर्स को भी ये प्रमोट करते हैं कि कंज्यूमर जो खरीदने आए उसको बढ़िया क्वालिटी ऑफ फूड मिले। ये लगभग इंडिया के 16 स्टेट्स में है। और इसके लिए एक बात कही जाती है कि ये विमेन सेंटर्ड है, मतलब इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो विमेंस का ज़्यादा है। विमेंस इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं, नवदन्या को। अगला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो सरकार हमारी जागी, जब सरकार ने देखा कि लोकल कम्युनिटीज़ इतना लड़ रही हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, तो सरकार को समझ में आया कि एक काम ये भी किया जा सकता है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाएं जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके फॉरेस्ट को बचाया जा सके। देखो लोकल कम्युनिटीज़ के पास में रिसोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते, बचाना तो वो चाहते हैं। अब सरकार आ गई तो सरकार पैसा प्रोवाइड कर देगी और लोकल कम्युनिटी उस फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, बचाने का काम करेगा। और उसका एक फ़ायदा और है कि लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट की ज़्यादा बेहतर जानकारी होती है, तो उसकी जो नॉलेज है उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो सरकार ने क्या किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर इट इन्वॉल्व्ड लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये सबसे पहले 1988 में लॉन्च किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा ने सबसे पहली बार ये प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़। ये जो लोकल विलेज कम्युनिटीज़ हैं ये प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट लैंड खराब होती जा रही है उसको बचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसी फॉरेस्ट लैंड जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट तो पैसा प्रोवाइड कर देती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देती है, और लोकल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट को जब बचा लेते हैं, इन फॉरेस्ट को जब रिस्टोर कर देते हैं, तो फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस मिलता है, जैसे हनी, जैसे टिम्बर, उसको ये लोग नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, टिम्बर नहीं नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, उसको ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो यूज़ कर सकती हैं। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पेड़ काटा नहीं जाएगा, नॉन टिम्बर जो भी है जैसे शहद है उसको आप जाके कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपने इस फॉरेस्ट को बचाया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बाद सेक्रेड ग्रुप्स। देखो नेचर वर्शिप बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि जैसे पीपल को पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है, वैसे ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि बिलीव करते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए भगवान के समान है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन पेड़ों को, उन फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ तुलसी को नहीं काटा जाता, उखाड़ा जाता, तुलसी को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो नेचर वर्शिप है, दिस नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, ज़्यादातर ट्राइबल लोग करते हैं। ये जो नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन द प्रमाइस क्या है, दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर, कि ये जो पूरा नेचर है इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये सब भगवान का रूप है। और इन बिलीव्स की वजह से वी हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट, के जैसे फॉरेस्ट हुआ करते थे वैसे ही हमने इनको प्रिजर्व किया हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ये भगवान और देवियों के फॉरेस्ट माने जाते हैं। दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। लोकल पीपल इन फॉरेस्ट के साथ में बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, इनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा हुआ है, अनटच्ड, कि भैया ये तो भगवान का रूप है, इनको नहीं छूना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक कम्युनिटी है, छोटा नागपुर रीजन में मिलती है, छोटा नागपुर रीजन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मुंडास एंड संथाल्स। ये महुआ को वर्शिप करते हैं, महुआ का जो पेड़ है उसको वर्शिप करते हैं ये लोग, इसको नहीं काटते हैं। कदम को वर्शिप करते हैं, कदम तो राजस्थान में भी वर्शिप किया जाता है। महुआ और कदम को छोटा नागपुर रीजन के मुंडास एंड संथाल्स वर्शिप करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्टेड है। आगे उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, बिहार में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि टेमराइड को प्रोटेक्ट करते हैं, मैंगो को प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर ड्यूरिंग वेडिंग्स। हमारे यहाँ पे पीपल पूजा जाता है, बैंगन का ट्री पूजा जाता है। स्प्रिंग्स और माउंटेन्स, बहुत सारे पीक्स हैं ना, माउंटेन पीक्स के बहुत सारे रिलीजियस माउंटेन पीक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, जिनको हमारे यहाँ पे बहुत क्लोजली प्रोटेक्ट किया जाता है। लंगूर्स, बंदर, उन सबको हम पूजते ही हैं, उनको हम हनुमान जी का रूप देखते ही हैं। और इसकी वजह से इनको एक फ़ायदा और भी है कि एक तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, दूसरा बहुत सारे लोग इनको डेली फीड करेंगे, खाना खिलाएंगे, इनको भगवान की तरह से पूजेंगे।
राजस्थान में एक बहुत फेमस कम्युनिटी है विश्नोई कम्युनिटी, विश्नोई विलेज में रहती है ये कम्युनिटी, विश्नोई कम्युनिटी। ये ब्लैक बक को, चिंकारा को, नील गाय को, पीकॉक को अपनी कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। मतलब ये इन लोगों के साथ में ब्लैक बक, चिंकारा, नील गाय, पीकॉक ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे इनके बच्चे हों। तो सीक्रेट ग्रुप्स की वजह से भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। कंक्लूजन क्या है, एंड रिजल्ट क्या है? क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, कि जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्ट हो रहा है और जो फिर हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उससे हमें पूरी कहानी से क्या समझ में आता है कि लोकल कम्युनिटीज़ का रोल, लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट फॉर दिस नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल कम्युनिटीज़ के बिना इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना बेहद डिफिकल्ट है। और हम कर भी रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब हो गया है। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, और बहुत कुछ करना है हमें बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। अभी तक लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हमें अभी वहां तक पहुंचना है जहां लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, इन फॉरेस्ट को, इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं सिर्फ उन्हीं को लागू किया जाए, ऐसा ही डेवलपमेंट किया जाए, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेक की जाए दैट आर पीपल सेंट्रिक, जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाती हो, जो कि इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पैसा कमाना है हमें तो उसके चक्कर में हम एनवायरमेंट को भूल जाएं। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि पीपल सेंट्रिक भी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग भी हो। अच्छा, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया यहाँ तक, और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।